इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बण भैया ने अपनी राम राम। विनोद भाई के बात बिल्कुल भाई, कति अंडी तरिया मौज हो रही है कति। तले तले के में मुस्कुराहट सी दे रहा है। ना भाई, मुस्कुराहट तो तेरे पे भी दिखे होते हैं। हाँ। तो पहले तो बता, कार्यक्रम आज के लेकर रहे हो, पहले तो यह बता। कार्यक्रम तो हमारी लेकर बात तो चलती रहेगी। बात तो चलती रहेगी, पहले भैया तो बात कर लिया मड़ी। हाँ बिल्कुल। और भैया का भी थोड़ा मनोरंजन तो हम करवाएंगे, लेकिन थोड़ा हालचाल पूछ लिया। सारा ही करवावा है। पहले नो बताओ, कार्यक्रम आज के लेकर रहे हो। कार्यक्रम में भी लेकर आ रहे हैं, आज बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आज एक चर्चा करेंगे हाँ। हरे चारे के लिए रिज्का की बिजाई। अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे विनोद भाई आप समझ रहे हो कि भाई आगे आगे हरे चारे की कमी हो जाए डांगरा में। डांगर डोरना अगर हरा चारा नहीं मिला ना तो कई डाल का जो उनमें नो सोच लेना तो उनका पेट भरता है ना, डोका टाइम पे मिले। तो इसलिए हरा चारा भी जरूरी है। और हरे चारे के लिए जो बिजाई है रिज्का की, जिसने लूसर्न भी बोल दिया। हाँ, लूसर्न भी बोलते हैं। और वही यह बहुत बढ़िया किस्म है, लेकिन उसका जिक्र करेंगे थोड़ा डटका। आप कुछ बुदबुदा सा रहे थे कुछ? भाई बुदबुदाना कुछ नहीं भाई, बस नू है कि गाड़ी बढ़िया चल रही है। अच्छा। और जाडे में अपना भी ध्यान रख रहे, डांगरा का भी और खेत खलियान का भी। टाइम तय सारे काम निपटा ले हुए, क्योंकि दिन छोटे हो लिए, रात लंबी हो ली। तो भाई जो दिन के काम है ना, दिनचर्या की, वो हम टाइम तो पहले निपटा ले हुए। और विनोद भाई एक और बात है भाई, जो है इस टाइम पे थोड़ा गात ने दिखा ना दिखा के थोड़ा कंबल कुंबल अपना मोटा कपड़ा ओढ़ के चल रहे। क्योंकि आप जब उसमें भी जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर भी जा रहे हैं, या फिर आप कोई बैलगाड़ी है उसमें भी जा रहे हैं, या फिर जो अपना जो टबुकी है उसमें भी जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल, क्योंकि जरूर देखो ऐसा है विनोद भाई, तड़क जो है ना, वो सवेरे की जो ठंड है वो बहुत खतरनाक भाई। तड़के की नहीं, शाम की भी ठंड खतरनाक से। तो भाई जरूर ध्यान रखो। और अब बात कर लेते रिज्का की। हाँ, जो हरे चारे के लिए हम रिज्का की बिजाई की बात कर रहे हैं। तो अनिल भाई, इसकी बात जो हम कर रहे हैं, तो इस किस तरह थोड़ा सा रिज्का जो है विनोद भाई एक 12मासी फसल है। हाँ, साल भर ले सके। सिंचित क्षेत्र जहाँ है वहाँ काफ़ी अच्छी पैदावार दे दे है। और बरसात के मौसम के अलावा ये जो है हर समय जो है हमने हरा चारा दे दे। खास तौर पे जो पशु हैं वो इसको बहुत पसंद करें हैं। जिस तरह घोड़े हो या कामगार पशु है, हाँ, वो जो भी है, अपना जो जोटा है या फिर बैल है। और अनिल भाई, इसकी गिल्ला एक बात हो रहा है, या जो मिट्टी की हालात है ना, उसने भी सुधारा है। उसकी जो उर्वरा शक्ति है ना, हाँ, उसने भी बढ़ावा, अगर जो मरीज का बोवत है। बिल्कुल। और किस्मों का अगर जिक्र करें तो विनोद भाई लासंटीनो, अच्छा, ये किस्म है, बहुत बढ़िया किस्म है। बहुत बढ़िया किस्म है। और हाँ, इसमें जो है हमने इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो तेज बढ़ने वाली एक किस्म है या, और ये जो हरे गहरे रंग की जो पत्तियां हैं इसकी बहुत सुथरी लग है। इसका तना जो है वो पतला, फूल जो है इसके बैंगनी रंग के हुए हैं। और एक बार बोई गई जो फसल है ना,
उसमें लगभग 5 साल तक हम हरा चारा ले सके। और इसका एक बात और बता दे अनिल भाई, माटी के बारे में भी बात कर ले। इसना बहुत अधिक जड़ा बारिश की जरूरत नहीं पड़ती, वो तकरीबन बोले हुआ है, इसलिए उन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है लेकिन सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, उड़ा हम आसानी से रिजका उगा सका है। और इसकी जो गहरी और अच्छे निकास वाली जो दोमट मिट्टी है, इस फसल तक सब तक बढ़िया मानी गई है। और अम्लीय भूमि और सेम वाले क्षेत्रों में यह अच्छी नहीं होती। इसका भी बीज की मात्रा का जो जिक्र करे विनोद भाई, इसमें अच्छी फसल के लिए जो है 4-5 किलो जो बीज है वो प्रति एकड़ के हिसाब से रहेगा। इसके अलावा जो बिजाई का जो तरीका है वो भाई जाने हैं कि भाई जमीन को अच्छी तरीके से हमने तैयार करके, यानी कि 1-1 फुट की दूरी पे जो लाइन है उसमें केरा विधि से 1-2 इंच की गहराई तक जब नमी हो तो हमने खेत में जो है इसकी बिजाई कर देनी। बिल्कुल। और बीज के टिक्के लगाने की बात करें तो बीज को टिक्का करके बीजना चाहिए और इस तरह रिजका की पैदावार बहुत बढ़िया हो जाती है। और जो लोरसन यानी कि रिजका का जो टिक्कस है वो माइक्रोबायोलॉजी विभाग तक हम ले सकें, या फिर जो जिले के जो जितने भी हमारे केंद्र है उस तक हम फ्री में उसमें ले सके हैं। और इसका जो प्रयोग है ना अनिल भाई, जो बरसम में हम जिस तरह ढंग बता दे तो उसमें भी हो जावे। विनोद भाई ये जो वो टिक्का नहीं है जो मानसांगर लग गए, हाँ वो दूसरा टिक्का है। दूसरा टिक्का है यो, कदन सोचते हो भाई ये दूसरा भाई टिक्का। देख टिक्के तो कई कोरोना की भी चल रही है, पर यो टिक्का जो है रिजका का टिक्का है। और इसमें जो है 2 दाल वाली जो है 12मासी फसल है। और इसमें जो माइक्रोबायोलॉजी विभाग है, जो कहीं से भी आप यो जो टिक्का है ये एक दवाई है जो कि हमने बीज के ऊपर लगानी है, ये भाई जाना है। और इसमें जो है आप जब दवाई डालो तो गुड़ का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर कर ले, ताकि जो गुड़ है उससे जो सीरा है या उसको थोड़ा उसमें दवाई में मिला के, ताकि जो बीज जो है बीज के ऊपर दवाई जो है वो अच्छी तरीके से चिपक जाए और कई ढाल की जो बीमारियां हैं उससे हम अपनी जो रिजका की फसल है उसको हम बचा सकें। बिल्कुल। और उर्वरक की बात कर रहे थे अनिल भाई। उर्वरक तो देखो ऐसा है विनोद भाई, अगर हमने अपने खेत की मिट्टी की अगर जांच करा ली है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं कराई है तो फिर भी आप जो है 10 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि 22 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम फास्फोरस यानी कि 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ के हिसाब से हमने देना। और इस उर्वरक को जो है हमने ड्रिल से 10 सेंटीमीटर गहराई तक हमने देना है। और उसके बाद जो है 50 किलो फास्फोरस यानी कि 312 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट हर साल जो है हमने नवंबर के महीने में देना है। यानी कि इस टाइम पे जिन भाइयों ने लगा रखी है रिज का, तो वो भाई इस टाइम पे अपना उर्वरक खाद जो है वो दे सके। और सिंचाई की बात करते हैं, वैसे तो जड्डा के दिन हमें 20 से 25 दिन के अंतर पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। अगर जो पूरे साल की हम बात करते हैं तो पहली जो सिंचाई है वो बिजाई के करीब 1 महीने बाद करनी चाहिए। और उसके बाद ही सिंचाई जो गर्मी की बात करें तो 10 से 15 दिन के अंतर पर, और बसंत महीने की बात करें तो 15 से 20 दिन के अंतर पर, और जड्डे की तो हमने बताए थे 20 से 25 दिन के अंतर यानी कि आजकल के दिन में करनी चाहिए। और जब वर्षा के दिनों की बात करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में फसल खड़ी हो उसमें पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। हाँ, यो जरूर ध्यान हमने। विनोद भाई इस पानी का तो न्यू है कि भाई अगर ज़्यादा बारिश होगी डूंग वाले जो खेत हैं उनमें तो पानी खड़ा रहेगा, लेकिन फिर भी जो है आप मोटर तय या किसी उससे जो है आप अपना पानी जो है खेत का वो जरूर बाहर करें। और इब चारे की बात करें तो जो नई बोई गई फसल है उसमें करीब 3 महीने में पहली कटाई के योग्य हो जावे है, यानी 3 महीने में हमारी कटाई हम कर सके हैं। और उसके बाद की बात करें तो उसकी जो कटाई है वो 30 से 40 दिन के अंतर पर हमने करनी चाहिए। और हरे चारे की प्रति एकड़ पैदावार करीब 300 क्विंटल तक इसमें हो जावा है। विनोद भाई माड़ा नहीं है, 300 क्विंटल बहुत बढ़िया है। और जो है रिजका अगर भाई इस टाइम पे अगर लेना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया किस्म मानी गई है, बहुत बढ़िया पशुओं के लिए चारा माना गया है। और कई बार तो विनोद भाई इसमें बीमारी भी आ जाए, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू सिंड्रोम जो है वो बहुत ही खतरनाक दवाई है, रोग है इसमें। और
डाउनी मिल्ड्यू। हाँ और इस रोग में जो है ये जब पूरा अपना रूप दिखा ले है तो उस जगह जो है जब हमने कटाई जो है वो स्थगित कर देनी चाहिए। और जनवरी के महीने में ठंड और बारिश के दिनों में जो है ये बहुत ज़्यादा हुआ है यह बीमारी, और इसके आक्रमण से जो है ना पत्तियों में जो है हल्की हरी जो है वो लाली सी आ जाए है, और जो निचली सतह है उसमें मटमैले रंग के जो है एक फफूंद सा दिखाई दे है, और तने जो है वो छोटे रह जाए और पत्तियाँ जो है वो मुड़ जाए। यानी कि इसकी जो आपने बीमारी बताओ डाउनी मिल्ड्री रोकथामता ही उग्र रूप में तो कटाई स्थगित न करें, और कटाई तय जो रोगाणु खत्म हो जाते हैं और तापमान के बढ़ जाने तक रोग की जो उग्रता अगली कटाई तक हम काफ़ी इसमें ख़त्म हो जाती है। अब एक रतुआ रोग भी इसमें है, यह भी बीमारी से रतुआ तो नु क्या करे विनोद भाई, जो हमारे रिजका है उसमें जो है गर्मियों में ज़्यादा हो। हाँ ख़ास तौर पर अगर मार्च के दूसरे पखवाड़े में जो है बहुत ज़्यादा रतुआ आ जाए है, और जबकि तापमान जो है 30 डिग्री 35 डिग्री 40 के करीब जो है 35 के करीब जो है वो चला जाए। इस रोग से जो है इस रोग में जो है छोटे गोल आकार के छोटे गहरे भूरे रंग के जो है वो बाहर से आ जाए हैं पत्तियों के ऊपर, और जिसमें जो है पत्तियां जो है वो ख़राब हो जाए हैं, ख़त्म हो जाए हैं, और ज़्यादा हो जाए बढ़ जाए तो उसके छूने से जो है भूरे रंग पे जो है उंगलियां भूरा रंग जो है वो उंगलियों पे आ जाए। तो कुल मिलाकर अनिल भाई इसमें ये हुआ कि अच्छे ढंग तक तो ज़मीन की तैयारी जरूरी है, और रोकथाम के लिए भी बात बहुत ज़रूरी है विनोद भाई, क्योंकि अगर रतवा आ गया तो इसमें जो है हमने बीज वाली जो फसल है ना उसमें हमने अगर जो भाई बीज के लिए ले रहा है रिजका को, तो उसमें हमने डाइथेन M45 के 0.2% यानी कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर जो है पानी में इसका घोल बना के 15 दिन के बिचाले पे जो है वो हमने छिड़काव करना है। और बात हम कर रहे थे अच्छे ढंग से, अगर जो देखो पैदावार की जब हम बात करते हैं तो एक तो इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लो जमीन की अच्छे ढंग से, और बीज ने 2.5 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर 30 सेंटीमीटर की कतार की दूरी पर हमने बोना चाहिए। और भाई हम हर बार क्या जो सिफारिश की गई उर्वरक की मात्रा है वह हमने देनी चाहिए, देख नहीं होना चाहिए कदे भी, और उन्नतशील किस्म ही हमने बोनी चाहिए। और इसी तरह जो बढ़ती हुई फसल तय जो खरपतवार को हमने टाइम पर काट देवे, और बीज तय हमने जो छोड़ी गई फसल की फूल आने के बाद हमने सिंचाई नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो भाई रिजका का हमने लाभ बढ़िया मिलेगा, हमारे पशु बढ़िया तरह खाओगे, और जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वह भी बढ़िया बढ़ेगी। तो अब चर्चा तो हम न कर ली, दूसरी चर्चा भी करेंगे, लेकिन कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो आप मेरा इशारा समझ गए कि भाई मनोरंजन भाई इशारे तो सारे समझने पड़े ना, तो भाई फिर बात किस तरह चल ले। फिर आज एक काम करो तो फिर पतिव्रता जो वीर है ना, हाँ उसके बारे में बता। ओ मैं पतिव्रता वीर बांध कन धीर शरण आई तेरे हस्तनापुर की नीम धरने आई। मैं पतिव्रता वीर बांध के धीर शरण आई। हस्तनापुर की नीम धरने आई। मैं पतिव्रता
गरियावान स्त्री हो से जो धन दौलत की होती मूल, गरियावान स्त्री हो से ओ एक ने पुरुष की त्रिया बात में थकान रोटी दुख दर्दान दूर करे, पति के समान होती, पति के मरने के बाद याद करके खूब रोती, पति के मरने के बाद याद करके खूब रोती। ओए मेरे लाघरी शीश काट दे, शीश मरने आई, पशु पक्षी अपने पुत्र को हृदय से लगाते हैं, धूल भरे पुत्र को भी गोदी में उठाते हैं, धूल भरे पुत्र को गोदी में उठाते हैं। वो ज्ञानी लोग इसको कहते आत्मा से, आत्मा पुत्र की ममताओं से न्यू कहते महात्मा, गरियावान औरत हो से न्यू जाने परमात्मा। ओ देवारस के भजन हरि का भजन करने आई, हाँ अनिल भाई, रागनी तो बहुत बढ़िया सुना दिया आपने। हस्तिनापुर का जिक्र था इसमें। अच्छा। और अब कुछ और जिक्र की बात कर रहे थे आप। बिल्कुल जिक्र की कर रहे थे। और भाई मौसम की बात कर ले। हाँ बिल्कुल। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया। और आने वाले 24 घंटे की भी बात कर लेते हैं अनिल भाई, अधिकतम 26 और जो न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और मौसम कुल मिलाकर साफ रहेगा, यानी कि हफ्ते 10 दिन तक तो बढ़िया मौसम रहेगा। और अब कल के कार्यक्रम की भी बात कर ले। हाँ, कल का जो कार्यक्रम है वो रहेगा भाई, कल तो मंगलवार है। मंगलवार हम कार्यक्रम को लेकर फोन इन। और कल का जो विषय रहेगा विनोद भाई वो रहेगा कृषि विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं। तो जरूर और इसमें जो डिप्टी डायरेक्टर आएंगे डॉक्टर प्रदीप गिल जी, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र में है, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। और आप जो है उनसे जो भी आपके प्रश्न है वो आप उनसे यहाँ अपने फ़ोन के जरिए जो है वो पूछ सकें। तो अब बात दूसरे विषय की कर लेते हैं अनिल भाई। आज जो विषय जो दूसरा है, देखो
कई बार हमें फायदे के लिए नू सोचे भाई हमारी फसल तावड़ी तैयार हो जावे और कम समय में ज्यादा पैदावार हम लेवे, तो आज की नसीहत में हम के लिए कार्य है कीटनाशकों का सुरक्षित उपयोग। विनोद भाई, जब कीटनाशी दवाई का जिक्र आ जाए ना, क्योंकि इस समय हमारा जो देश है वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ जो बाहर भी जो है बेचने लग गया है, एक्सपोर्ट हो गया खाद्यान्न। अच्छा, निर्यात भी कर सका, निर्यात भी कर रहा है। जैसे चावल है, आपको पता है तरावड़ी का जो चावल है वो खाड़ी देशों में जाता है और दूसरे देशों में भी जाता है। तो इसमें क्या है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमने सोचा भाई हमने मुनाफा मिले, तो उसमें क्या है, उन्नत किस्मों के जो बीज है, खाद है, उर्वरक है, और जो खेत क्यार में काम आने वाले जो जैसे ट्रैक्टर है या और मशीनें हैं और कीटनाशक जो रसायन है, उनका योगदान जो है बहुत हम कर रहे हैं। यानी कि हरित क्रांति जो हो रही है उसके अंदर भाई भारत ने बहुत मेहनत करके, हमारे प्रगतिशील किसान बहन भैया ने दिन रात एक करके और जो हमारे में योगदान दिया। हाँ, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनने भी दिया। और हमारे देश में विनोद भाई जो कीटनाशकों की कुल खपत जो है ना, वो पूरे विश्व के कुल कीटनाशकों की उत्पादनता की मात्रा 2% है। अच्छा, या फिर हम इस बात ने ये कह सके कि हमारे देश में प्रति हेक्टेयर औसतन जो है केवल 380 ग्राम कीटनाशकों का प्रयोग हुआ है, जबकि जो दूसरे विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, यूरोपियन देश हैं, उसमें जो प्रति हेक्टेयर जो है वो 16 से 17 किलोग्राम जो है वो कीटनाशकों का प्रयोग करा जाए। अच्छा, तो इसलिए जो है जो हमारा जो चावल है, बासमती जो चावल है, इसलिए पसंद करा जाए, और क्योंकि इसमें जो कीटनाशकों की मात्रा है वो हम कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन अब बात आवे है कि हमने कीटनाशक तो ले लिए, अब हमने इसका प्रयोग कैसे करना है। विनोद भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कीटनाशकों का सुरक्षित प्रयोग जो है वो हमने बड़ी ही सावधानी से करना है। वो जो चाहे वो हम हैं यानी कि मनुष्य हैं, पशु पक्षी है, मित्र जीव है, इसको जो है इनके जो है दुष्प्रभाव से बचे रहे और पर्यावरण को भी हम कम से कम हानि पहुँचाए। और हमारा प्रयास भी ये होना चाहिए कि कीटनाशकों का जो है ना किसी तरह से, चाहे वो पक्षी जो है वो निगल जाए, उससे भी जो है कई तरह के नुकसान हुए हैं पक्षियों को, उनको सांस की बीमारी हो जाए और उनको कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो हो जाए। इसलिए मित्र जो कीट हैं, मित्र पक्षी हैं, वो कीटनाशकों से बहुत ज़्यादा जो है इस समय मरे जाने लग रहे हैं। तो अब थोड़ा सा अनिल भाई, जो कीटनाशक के प्रयोग है उसके इस्तेमाल से पहले जो सावधानी वह बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल करनी है अनिल भाई। देखो, जो कीटनाशक यानी जो दवाई के डिब्बे हैं, पहले तो हमने जो पैकेट या बोतल पर जो चिपके लेबल है ना, यानी कि जो दवाई हमला हुआ उस पे कागज सा चिपका रहा है, उस पर सारी जानकारी हुआ है। तो उस कागज या पुस्तिका जो कीटनाशक का जो डब्बा आकर उसके अंदर भी कागज हुआ है, उसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो उसके भीतर को एक किताब लिखेगी, तो उसमें जो निर्देश है उसको हमने ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। नो नहीं सोचना चाहिए भाई मना था अच्छी तरह दवाई का बेरा की करेंगे पढ़ कर। वो जो सुरक्षा संबंधित जो सावधानी है उसका सख्ती से पालन करने के निर्देश होते हैं, और लेबल पर जो कीटनाशक प्रयोग के अवधि की तारीख भी हमने जरूर जांच लेनी चाहिए। नो नहीं भाई कोई पुराना डब्बा सा और फिर हम इस्तेमाल करें, वो हमारी जो पूरी मेहनत है वह खराब होगा, समय भी धन भी सारी चीज़ खराब होगा। और इसी तरह जो विष संबंधित जो जानकारी देने वाले संकेत हैं जो कागज पर चिपके रहे है, यानी कि जिस तरह लाल त्रिकोण जो बहुत ज़्यादा विषैला तथा पीला, नीला और हरा त्रिकोण क्रमशः बहुत विषैला या मध्यम विषैला व हल्का विषैला ये दर्शावा, तो इसका भी हमने समझना चाहिए। विनोद भाई, ये बहुत जहरीली दवाइयाँ। हाँ, और इसी तरह जो कीटनाशक की प्रयोगता हमने शांत और साफ मौसम वाला जो दिन चुनना चाहिए, उसमें सही हो, और जो हवा की गति है वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा या उस तक कम होता है अच्छा, यानी कि हवा कम चलती हो। बिल्कुल। और इसमें गति का भी हमने ध्यान रखना चाहिए।
हमारा जो मतलब कि सीधी हवा हुआ उस तरफ नहीं, जो उल्टी दिशा में हो, तो उसका हमने ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जो कीटनाशकों के जो सीधे स्पर्श से हमने बचना चाहिए, इन शरीर के किसी भी अंग पर ना गिरने दे। और भाई उसमें देखो जो अनिल भाई जो कीटनाशक दवाई है ना, उसमें दस्ताने भी हुआ है, ठीक, हमने कपड़ा भी बांधना चाहिए और भाई थोड़ा दूर भी रखना चाहिए। और ये भी कोशिश करनी चाहिए भाई कोई बालक गिला ना हो, और सांस द्वारा भी कीटनाशक को अंदर न जाने दे। और कई बार कई साथी भाई धूम्रपान कर ले हुए, तो इसका भी सेवन कुछ नहीं करना चाहिए हमने। और इसके लिए जो रबड़ के दस्ताने हमने, रबड़ के बूट और चश्मे पहनने चाहिए, और नाक पर जो गैस मास्क हमने लगाना चाहिए, या फिर इस तरह मलमल के जो कपड़े ते ढाप ले हुए, सूती कपड़ा सा उसे ढक ले हुए। और इसे यानी एक किस्म के एक अप्रेन भी चल रहे, जिस तरह डॉक्टर की ड्रेस हुआ करे ना नील भाई, तो उसे एक अप्रेन भी हुआ करे, यानी कि कपड़े पहने जिन तय सारा शरीर हमारा ढका रहे। और इसमें विनोद भाई कई बार तो आपने देखा होगा टोपी भी हुआ है, चश्मा भी हुआ है, वो गैस मास्क भी, लेकिन कुछ भाई जो है इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। क्यों? वो नु सोचा है कि भाई या तो बस दवाई है ऊपर को चली। अनिल भाई जान है तो जान है, जान है तो जान, शरीर है तो सब कुछ है ना। तो भाई कितने पीसे जोड़ ले हुए कुछ फायदा नहीं। तो भाई शरीर की जान के लिए हमने ये जो दिशा निर्देश है भाई, इसका हमने अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए और एक मनुष्य के शरीर को बचाने के लिए जो भी दिशा निर्देश ये हम इस पर देखते हैं, तो उसका सारा प्रयोग हमने करना चाहिए। विनोद भाई एक और बात है कि भाई जब भी हम कोई पैकेट लेकर आए या कोई ऐसा वो लेकर आए, तो उसको कोई मुंह से ना खोले। कोई भी अगर दवाई है, नोजल अगर बंद होगी तो कई बार हम फूंक मारने की कोशिश करें, तो उसमें हमने फूंक नहीं मारनी है। हो सके तो उसको हमने हवा के प्रेशर से ही साफ करें। बिल्कुल। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, तो कार्यक्रम में जो है राम राम कर लिया। बिल्कुल राम राम जरूर करनी तो चाहिए। कार्यक्रम किसान वाणी जो है यहीं समाप्त होता है। तो भाइयों से ले इजाजत। तो अच्छा भाइयों, राम राम।